देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रकाशिकी पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रकाश के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश के अध्ययन के विज्ञान को प्रकाशिकी ऑप्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश क्या है। मतलब लाइट, हम लोग तो बहुत इसका नाम हमेशा हम लोग सुनते हैं, खास करके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम की दृष्टि से लाइट हमेशा ही सुनते होंगे। और क्लास 10th से लेकर आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, इस बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग लाइट के बारे में सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट होता क्या है। जब भी लाइट का नाम लेते हैं आप लोगों को लाइट के सोर्स को आप लोग समझने लगते होंगे। जैसे ही लाइट का नाम लिए आप या तो बल्ब इमेजिन करने किए होंगे, या फिर आप सन इमेजिन किए होंगे, या फिर कोई ट्यूबलाइट, कैंडल, ये सब आप इमेजिन करते हैं। बच्चों ये सब जो भी हैं वो लाइट के सोर्स हैं जो कि लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअल में लाइट है क्या, प्रकाश क्या है? तो बच्चों प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे सरल डेफिनेशन हम लोग क्लास 9, 10th से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है। मतलब लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब वो एक सोर्स है एनर्जी का। और कैसे एनर्जी का ये सोर्स कैसे है? तो देखिए बच्चों, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग हर जगह सोलर पैनल लगा रहे हैं। और सोलर पैनल में हम लोग क्या करते हैं, जो सनलाइट आता है उसे हम लोग वहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं और सनलाइट को फिर किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, किस में चेंज कर दिया जाता है, किस में कन्वर्ट किया जाता है। सनलाइट को हम लोग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, इससे ये प्रूफ होता है कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। आप लोग फोटोसिंथेसिस जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण जो पौधों के द्वारा किया जाता है। और उसमें भी प्रकाश संश्लेषण में भी प्रकाश जो है वो एक एनर्जी के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में वर्क करता है। उसी की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके अलावा बच्चों देखिए, प्रकाश जो है वो विजुअल सेंसेशन भी कराता है। इसका अर्थ ये है कि हम लोग अपने आसपास की सारी वस्तुएं, हम अपने सराउंडिंग में जो भी वस्तुओं को देख रहे हैं, एनीथिंग, जो भी वस्तुओं को हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होता, सोचिए बिल्कुल अंधेरा हो जाता और हम लोग किसी भी वस्तुओं को नहीं देख पाते। बच्चों हम लोग किसी वस्तु को इसलिए देख पा रहे हैं कि उस वस्तु पे वो लाइट पड़ती है, वहाँ से वो लाइट टकराती है और वो टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचती है, तभी जाकर हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो लाइट हम लोग को क्या कराता है, हम लोग को विजुअल सेंसेशन भी कराता है। इसका अर्थ यह है कि लाइट के कारण हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, कोई भी वस्तु देख पाते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके आधार पर ना हमारे सराउंडिंग में जो भी है उसको, जितनी भी वस्तुएं, उसे हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। मतलब एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, जो जिनके पास प्रकाश होता है, दे हैव ओन लाइट, जिनके पास प्रकाश होता है, दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। और जिस अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस, अप्रदीप्त वस्तुएं, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। मतलब इनके पास इनका ओन लाइट, इनका अपना लाइट नहीं होता है, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। तो इस प्रकार वस्तुओं को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है प्रदीप्त वस्तुएं और एक हो जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। और इसमें देखिए, इसमें एग्जाम्पल, मेनली तो हम लोग को एग्जाम्पल समझना है, तो हम लोग सूर्य रख लेते हैं, हम लोग बल्ब रख लेते हैं, हम लोग कैंडल रख लेते हैं, मोमबत्ती रख लेते हैं, एक्सेट्रा। जो भी ट्यूबलाइट, जो भी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे एनर्जी, जिससे लाइट निकल रही है, वो क्या हो जाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और जो, जैसे आप लोग ग्रह जानते हैं बच्चों, उपग्रह
ग्रह जानते हैं, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ती है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है। इस कारण ही हम लोग उन वस्तुओं को, हम लोग ग्रह को, उपग्रह को देख पा रहे हैं। जैसे मून को, तो मून को हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, हम लोग चंद्रमा को कैसे देख पा रहे हैं, वहाँ पर प्रकाश पड़ रही है और वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रही है। इस कारण हम लोग मून हमारे सामने वो विजुअल है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग दो चीज़ें समझें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और वो विजुअल सेंसेशन कराता है। सेकेंड थिंग कि इसके आधार पर दो वस्तुएं जितने भी हैं उसे हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग दो पढ़ लिए। इसके बाद बच्चों एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नेचर होता है प्रकाश के बारे में, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हम लोग एक लाइन में ये पढ़ लेते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और आप लोग का जो भी वन लाइनर एग्जाम होता है उसमें ये पूछता भी है कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, कण है, दोनों हैं, दोनों में से कोई नहीं है। बीपीएससी 98 का ये क्वेश्चन है, आप इसको उठाकर देख लीजिएगा। तो बच्चों इस टाइप की जब क्वेश्चन आती है तो हम लोग इसी पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रकाश है क्या। अगर हम लोग फिजिक्स में और आगे जाकर पढ़ते हैं तब वहाँ पर हम लोगों को प्रकाश के नेचर के बारे में पढ़ना होता है और तब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर प्रकाश कण है या फिर दोनों है। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रकाश की ड्यूल नेचर, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग दोनों नेचर के बारे में समझेंगे। पहले हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में समझते हैं कि प्रकाश कैसे विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप लोग सभी जानते हैं, ये हमेशा ये चीज़ लिखा होता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होते क्या हैं, और जो विद्युत चुंबकीय तरंग में फीचर होंगे अगर वही लाइट में पाया जा रहा है तभी हम लोग ये मानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक सिंपल चीज़ समझिए कि तरंग जो होता है बच्चों, तरंग का अर्थ ही होता है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मीन्स होता है डिस्टर्बेंस, इसका अर्थ होता है कि विक्षोभ। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि जब कोई शांत सरफेस है, मतलब आप देख लीजिए कि पानी अगर तालाब का पानी, कहीं पर भी अगर पानी शांत अवस्था में है और उसके ऊपर से आप कोई पत्थर का टुकड़ा डालते हैं, कुछ भी एनीथिंग, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप उस पर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अणु जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं और फिर वो कैसे, ऐसे गोल 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 वो पूरा वाइब्रेट करने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अणुओं में डिस्टर्बेंस पैदा हुआ और डिस्टर्बेंस होते होते वो एक से दूसरे से तीसरे के चौथे के पास चली जाती है और इस टाइप से ये डिस्टर्बेंस दिखने लगता है, जिसे हम लोग वेव कहते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे आप लोग समुद्र की लहर को भी देख सकते हैं, कैसे समुद्र की लहर ऊपर नीचे होते रहती हैं। ये सभी बच्चों आपको वेव का एग्जाम्पल है। तो वेव होता क्या है, तो वेव एक डिस्टर्बेंस होता है, एक विक्षोभ होता है। ठीक है, और वेव जो होता है बच्चों ये दो प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक और एक होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग, जो अभी हम लोग समझने वाले हैं। एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो तरंग दो प्रकार का होता है और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है बच्चों, इसको गमन करने के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए इसको किसी प्रकार से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको क्या होता है बच्चों, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसकी नेचर होती है कि इसको गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद बच्चों इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा लंबवत गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग लंबवत गमन करती है, लंबवत गमन करती है।
लंबवत गमन करती है, ठीक है। तो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कहाँ होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे ब्रह्मांड में जब आप लोग सरफेस, जब हम लोग एटमॉस्फेयर, हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाते हैं तो पूरी तरीके से वैक्यूम है, निर्वात है, और वहाँ पर बच्चों बहुत तरह के फील्ड हैं। आपको इलेक्ट्रॉन फील्ड दिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, वो कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन किसका है? तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, दो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्षेत्र, मतलब कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के लंबवत खड़े होते हैं, या तो विद्युत या तो चुंबक, जो भी क्षेत्र है, जब एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर होते हैं और जब उसमें ओसिलेशन होता है, तो वहाँ पर जब उसमें दोलन होती है, तो वहाँ पर जो तरंग उत्पन्न होती है उसे बच्चों हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसको फिर से समझिए बच्चों, हमारे ब्रह्मांड में बहुत तरह के फील्ड बने हुए हैं, उसी में एक तरह का फील्ड होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कब बनता है? जब विद्युत और चुंबक, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो जो क्षेत्र क्रिएट होता है उसमें वो अनिवार्य रूप से है कि वो लंबवत होना चाहिए, और जब वो लंबवत होते हैं तो वहाँ पे जो ऑसिलेशन होता है, वहाँ पर जो तरंग उत्पन्न होती है उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इसकी चाल कितना होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो होती है निर्वात में बच्चों, निर्वात में 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या इसको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। और यही हमारे प्रकाश की भी चाल होती है निर्वात में। उसके अलावा बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग की ये भी विशेषता होती है कि अगर माध्यम में परिवर्तन होगा, माध्यम में परिवर्तन होगा तो स्पीड ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम लोग डेंस से रेयर में जाते हैं या रेयर से डेंस में आते हैं, तो जो गति होती है, जो प्रकाश की चाल या विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है, वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे निर्वात में अगर प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो जैसे ही आप लोग आइएगा जल में, तो जल में इसकी जो चाल हो जाती है 2.25 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ये बच्चों जल में इसकी चाल हो जाती है। तो अगर माध्यम में परिवर्तन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चाल में भी परिवर्तन, स्पीड में भी परिवर्तन हो जाता है, और ये भी गुण हमारे प्रकाश में पाए जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा है बच्चों, इसके अलावा है कि ये परावर्तन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में परावर्तन तथा अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। परावर्तन और अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। और ये लोग वेव जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो भी गुण प्रकाश में पाया जाता है। तो इन सभी आधार पर ये सभी विशेषताओं को जब हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारी विशेषताएं प्रकाश में पाई जाती हैं। और यहाँ ये भी समझ लीजिएगा बच्चों कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग में एक विजुअल लाइट होता है, उसी को हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रे होते हैं बच्चों। गामा किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, आपका परावैंगनी किरणें होती हैं, उसके बाद दृश्य प्रकाश होती है, अवरक्त किरणें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जिसमें बच्चों हम लोग सिर्फ विजुअल लाइट को ही देख पाते हैं। हम लोग सिर्फ प्रकाश के दृश्य प्रकाश को ही देख पाते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति ऐसा बनाया ही है कि हम बस उतने वेवलेंथ के, उतने फ्रीक्वेंसी वाले ही प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं। बाकी जो भी एक्स रे, गामा रे, जो भी किरणें हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मतलब उन सभी का निर्वात में चाल इतना होगा, जल में चाल इतना होगा, ठीक है। तो वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और प्रकाश भी एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो यहाँ से बच्चों ये प्रूफ हो जाता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है।
यहाँ तक बिल्कुल सही था। और विद्युत चुंबकीय तरंग ये जो सिद्धांत है ये कौन दिए थे, तो हाइगेंस दिए थे। ये भी बच्चों पूछता है, इसको भी याद रखिएगा कि हाइगेंस ने दिया था। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जब एक प्रकाश को डाला गया तब वहाँ पर पिक्चर बिल्कुल अलग था। इसको समझने के लिए बच्चों पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। ये सबको आप लोग बच्चों नोट भी कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। और अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका नोट्स भी दिया हुआ है और उस पर क्वेश्चन भी दिया रहता है। तो इसके बाद बच्चों क्या होता है ना कि जब हम लोग वेव पढ़ते हैं बच्चों, तो वेव में देखिए 2-3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है आपका, देखिए कोई भी कुछ इस टाइप से वेव है, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम लोग कुछ चीज़ों को समझिए। ये यहाँ से यहाँ, जहाँ की फिर से वेव अपनी स्पीड को फिर से ऊपर रिपीट करेगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हमेशा जो रिपीट किया जा रहा है, इसे बच्चों हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। सामान्य भाषा में समझिए बच्चों, क्योंकि मैं अभी यहाँ आपको तरंग नहीं पढ़ा रही हूँ। ऐसे इसकी विशिष्ट फिजिक्स में परिभाषा हो सकती है, लेकिन सामान्य इतना ही समझिए। ये बच्चों वेवलेंथ होता है, इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से यहाँ ये जो इतना ऊंचाई पर जा रहा है, इसे बच्चों हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं, इसे हम लोग आयाम कहते हैं। और 1 सेकेंड में, मतलब मान लीजिए कि एक गिवन टाइम में 5 सेकेंड में है, और 5 सेकेंड में मान लीजिए यहाँ ये यहाँ से है, तो ये यहाँ पर टाइम दे दिए हम लोग 5 सेकेंड में, और 5 सेकेंड में यहाँ कितने वेव, यहाँ पे कितनी वेव की फ्रीक्वेंसी रही है, मतलब कितने वेव यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको जब हम लोग डिवीज़न देते हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है जिसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब वेव के नेचर में बच्चों क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, और तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा। ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चों ये ऊंचाई जो है, तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ये आपका वेव का ये डेफिनेशन, ये चीज़ आपका बताया जाता है। और ये इसको आप लोग समझ सकते हैं बच्चों। जैसे आप समुद्र की लहर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत जगह इसका एग्जाम्पल है। समुद्र की लहरों में आप लोग देखते हैं बच्चों कि जैसे ही आप लोग देखिएगा कि समुद्र लहरों की अगर ऊंचाई बहुत थोड़ा सा रहता है, तो वो आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, जैसे बहुत सारे लोग बीच पे जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, तो बहुत सिंपल अगर लहर उठ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग वैसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन अगर वे बहुत ऊंचाई तक उठता है बच्चों, तो जितनी ऊंचाई तक उठेगा उसमें एनर्जी, उसमें इंटेंसिटी बढ़ेगी, और उसमें एनर्जी उतना ही ज़्यादा रहेगा। और वो उतनी ज़्यादा ऊंचाई से वो जब नीचे आएगा तो उतना एनर्जी वो नीचे डालेगा, जिस कारण क्या होगा कि वहाँ की सारी वस्तुएं बह जाएंगी। ये आप लोग बहुत बार ये सब चीज़ आप लोग देखते होंगे। आप लोग कभी किसी चीज़ को बहाते भी हैं तो देखिएगा, अगर हम लोग कोई चीज़ को बहुत स्पीड में फेंकेंगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं, बह जाती हैं, है ना। और कभी किसी चीज़ को पानी से बहाना होता है, हल्का सा बहाइए तो देखिएगा वो वस्तु जल्दी नहीं बहेंगी, और ऊंचाई से डालिएगा तो वो बहुत जल्दी बह जाएंगी। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी और एनर्जी, ये दोनों में प्रोपोर्शनली संबंध है। ये दोनों, ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ लिए। अब इसके बाद बच्चों होता क्या है कि हम लोग एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसको पहले समझिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें बच्चों क्या होता है कि जब हम लोग लाइट में किसी मेटल सरफेस को एक्सपोज करते हैं, मतलब कोई भी मेटल सरफेस को हम लोग लाइट में लाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये एक मेटल सरफेस है, और यहाँ पे अगर हम लोग कोई लाइट यहाँ डालें तो यहाँ पे लाइट जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लगता है। तो फिर ये कैसे होने लगा, अगर प्रकाश वेव है तो ये कैसे होने लगा, और इसको अगर हमेशा ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है तो हम लोग
लोग क्या बता रहे हैं कि अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर हम लोग एक रे डाल रहे हैं, एक प्रकाश की किरण डाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, और प्रकाश किरणों को बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो फिर ये वेव कैसे है? यहीं पर आकर फिजिक्स में ये रहस्यमय जो आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ हमेशा एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो 1900 से पहले तो लोग इसको वेव मान लिए थे, लेकिन इसके बाद अब क्या, अगर ये वेव था तो ये गुण क्यों नहीं कर रहा है, हम लोग अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी क्यों नहीं ज़्यादा हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहा है। यहीं पर आकर फिर साइंटिस्ट लोग जो थे वो लोग अब सोचने के लिए मजबूर होने लगे कि ये तो पूरी थ्योरी को ही उलट दिया है। होता क्या है बच्चों कि जब यहाँ पर जब हम लोग कोई मेटल सरफेस पे लाइट एक्सपोज करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तब जाके उसकी एनर्जी बढ़ते जाती है, मतलब अगर इसमें लाइट में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने लगेगा, ना कि इंटेंसिटी। आप एक ही लाइट रे डालिए, आप एक ही प्रकाश की किरण डालिए, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसमें जो फोटोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, और तब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा तो वो अपने से कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल देगा। तो इस आधार पर बच्चों प्रूफ किया गया कि प्रकाश एक प्रकार से तरंग भी है, मतलब प्रकाश में ड्यूल नेचर होता है। क्या होता है बच्चों कि देखिए, इसके बाद फिर हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए, आइंस्टाइन। आप लोग सभी आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे। तो आइंस्टाइन ने 1905 में बताया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में है, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में है। और इन बंडलों को उन्होंने क्या कहा, फोटोन, जो कि न्यूटन ने कणिका सिद्धांत में कहा था कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं जिन्हें हम कणिका कहते हैं, और उन कणों के लिए वो एक स्पेशल नाम रखे थे। प्रकाश के कणों को क्या कहा जाता है, फोटोन। और फोटोन में बहुत सा एनर्जी होती है, और जैसे ही हम लोग कोई मेटल सरफेस पे डालते हैं तो अगर हम लोग एक फोटोन भी डाल रहे हैं लेकिन उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा। लेकिन अगर हम लोग बहुत इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, मतलब बहुत सारा फोटोन डाल रहे हैं लेकिन अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो फिर उसमें वो, और देखिए इसमें वेव में क्या बताया, इंटेंसिटी होगी तो एनर्जी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि फोटोन में एनर्जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो आवृत्ति पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके बाद बच्चों आइंस्टाइन ने प्रूफ किया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है जिसे हम लोग फोटोन्स कहते हैं। और इसके बाद क्वांटम फिजिक्स में और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा जाता है बच्चों, जितना कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं और आप लोग बस इतना ही समझिए कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। वो कहते हैं ना कि अपना नज़रिया होना चाहिए, आप किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। कोई ग्लास जो होता है उसका भरा हुआ पानी देखता है और कोई खाली देखता है। तो इसी तरीके से बच्चों कई बार ये भी कहा जाता है कि प्रकाश को देखने की आपकी नज़रिया है। अगर आप देख रहे हैं तो वो वेव है, और अगर आपकी नज़रिया ये बता रही है कि वो कण के रूप में है तो वो कण के रूप में है। बाकी प्रकाश में दोनों गुण पाए जाते हैं, उसका तरंग का भी नेचर होता है और उसका पार्टिकल्स का भी नेचर होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों ये बताइए कि क्या इसके आगे भी प्रकाश की का आप लोग को सब कुछ पढ़ना है, परावर्तन अपवर्तन, तो इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।